चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सांसद या विधायक सदन में सवाल पूछने या वोट के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट को पलट दिया है। इस बड़े फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 3-2 के बहुमत से फैसला दिया था। इस फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक कैश फॉर वोट लेता है तो उस जनप्रतिनिधि के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये उसके प्रिविलेज के अंदर आता है। लेकिन उसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सांसद या विधायक अगर रिश्वत लेता है तो उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है। वो रिश्वत लेने के बाद कार्रवाई से बच नहीं सकते, खासतौर पे कि सार्वजनिक जीवन में वो इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। जो ब्राइब देने वाला व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि ब्राइब लेने वाला। यानी कि अब कोई भी सांसद या विधायक अगर कैश फॉर वोट के लिए अगर रिश्वत लेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया असीम इस पूरी डिटेल के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, स्वागतम। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये महान फैसला साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ सिस्टम में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा। वहीं सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी मामले में डीएमके नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है कि उदयनिधि स्टालिन एक नेता है और उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री को ऐसा बयान देने से पहले इसके अंजाम का पता होना चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं बल्कि इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान के बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई हुई। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर पलटवार करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला है। कल पटना की रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी का परिवार नहीं होने की बात कही थी। इसी पर पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोग उनका परिवार हैं और वो देश के सपने के लिए जी रहे हैं। अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम मोदी के नया नारा देने के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी ने मोदी का परिवार मुहिम शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सभी केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बायो में मोदी का परिवार लिख दिया है। इससे पहले कल पटना की रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। लालू यादव ने पीएम मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाया था। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में
केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? चलिए अब खबर दिल्ली सरकार के बजट की। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने आज 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा का बजट 16,396 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही साथ क्लासरूम्स के निर्माण के लिए भी 190 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए। वहीं टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की जाए तो इस पर भी 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात इस बजट में कही गई है। स्वास्थ्य के लिए 8,685 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2025 तक 10,000 बसों की फ्लीट का भी ऐलान आतिशी ने अपने बजट में किया और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि इन बसों में 80% बसें ई बसें होंगी। दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने 250 नए कोर्ट रूम बनाने की भी बात बजट में कही है। जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनू, सचराचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए हैं। सरकार अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट है। तो बीजेपी को कहां से मिल रहा है इतना भरोसा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ईडी से इसके लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। वो इस तारीख के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे। केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया। वहीं सूत्रों के मुताबिक ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो केजरीवाल से आमने सामने पूछताछ करना चाहती है। टाटा मोटर्स अपने कारोबार को 2 लिस्टेड कंपनियों में बांटने की योजना बना रही है और ये पूरा डीमर्जर एनसीएलटी के जरिए होगा। कमर्शियल व्हीकल कंपनी की लिस्टिंग की जाएगी। साथ ही पैसेंजर व्हीकल कारोबार में ईवी जेएलआर शामिल होगा। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, बताएं टाटा मोटर्स में डीमर्जर की पूरी न्यूज क्या है? देखिए, अभी कुछ देर पहले खबर आई कि टाटा मोटर्स अपने कारोबार को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटेगा। एक हिस्सा होगा कमर्शियल व्हीकल स्पेस, दूसरा हिस्सा होगा पैसेंजर व्हीकल स्पेस। पैसेंजर व्हीकल स्पेस के अंदर कंपनी के ऑलरेडी 3 कारोबार हैं, जिसमें हम पैसेंजर व्हीकल प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल और जेएलआर, ये 3 कारोबार एक हिस्से में अंदर आएंगे और कमर्शियल व्हीकल कारोबार जो वो एक हिस्से के अंदर आएगा। इन दोनों की जो शेयर होल्डिंग होगी वो प्रॉक्सी होगी, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल कारोबार की शेयर होल्डिंग होगी वही प्रॉक्सी होल्डिंग आपको दूसरी कंपनी के अंदर भी दिखाई पड़ेगी। एनसीएलटी से तमाम अप्रूवल्स पेंडिंग है। जैसे जैसे अप्रूवल्स आते रहेंगे वैसे वैसे ये कारोबार डीमर्ज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अलग अलग दोनों लिस्टेड कंपनियों के तौर पर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ये भी दे दें, कमर्शियल व्हीकल कारोबार से सो फार टाटा मोटर्स को करीब 18% के आसपास का रेवेन्यू आता है और 72% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो कंपनी के पैसेंजर व्हीकल स्पेस के ऊपर से आता हुआ दिखाई पड़ता है। और कंपनी के चेयरमैन की तरफ से ये भी बयान आया है कि कंपनी के जो ये कारोबार हैं ये ऑलरेडी 3 अलग अलग वर्टिकल में कामकाज कर रहे थे, जिसमें एक वर्टिकल है कंपनी का कमर्शियल व्हीकल, दूसरा वर्टिकल है पैसेंजर व्हीकल और तीसरा वर्टिकल पैसेंजर व्हीकल जिसमें पैसेंजर व्हीकल प्लस ईवी है और तीसरा वर्टिकल है जेएलआर, जो कि ऑलरेडी इस कारोबार में ऑलरेडी इस तरह से कामकाज कर रहा था। लेकिन अब 2 वर्टिकल के अंदर इसको बांटा जाएगा, जिसमें कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल स्पेस के तौर पर देखा जाएगा और इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट होगी और बेटर साइड पर कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तमाम प्रोसेस के ऊपर, तमाम डिटेल के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रकाश दीवान सर भी मौजूद हैं। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर अपने वो कारोबार को 2 अलग अलग हिस्सों के अंदर डीमर्ज करने की योजना बना रहे हैं। बहुत समय से ये अटकलें लगाई भी जा रही थी कि एक तरह के कारोबार में ग्रोथ आती थी तो दूसरा कारोबार उसको ड्रैग कर लेता था।
कैसे ये शेयर होल्डर्स के लिए इसे हम रीड करें, आप कैसे देख रहे हो, कैसी वेल्थ क्रिएशन जर्नी रहेगी अब? सुमित, देखिए, जैसा आपने कहा, बहुत समय से इसकी एक लालसा थी कि भाई इस टाइप की क्लैरिटी आए, इस टाइप के बिजनेस को अलग करके अलग रंग से ढाला जाए अलग रूप से। दोनों बिजनेसेस के डायनेमिक्स थोड़े अलग हैं। ऑफ कोर्स इवन करेंटली ऑलरेडी टाटा मोटर्स पैसेंजर वाला बिजनेस एक अलग सब्सिडरी में ही होता है और कंसोल बेसिस पे हम कंपनी को समझते हैं, लेकिन आपको ख्याल होगा ये दोनों के मार्केट सेगमेंट्स अलग हैं, इनकी सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट अलग रहती है। और जो पैसेंजर कार्स में क्षमता पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने हासिल की है, खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन जब से बढ़ा है, और 75% मार्केट शेयर आज हिंदुस्तान के पीवीज में टाटा मोटर्स का है। तो इतनी बड़ी साख जो डेवलप हुई है उसको आगे कंसोलिडेट करने और दृढ़ बनाने के लिए आपको अलग टाइप की स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। हो सकता है कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की जरूरत पड़े, पैसे लाने की, कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़े। अब वो इन्वेस्टर टाटा मोटर्स के कमर्शियल बिजनेस को शायद उस नजरिए से ना देखें, तो वो उसको अलग करने से आपकी ये चीजें खुल जाती हैं, पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं कि विकल्प आपके पास हो जाता है कि जिसको जिस क्षेत्र में पैसा लगाना है उस हिसाब से उस कंपनी का चयन किया जाए और उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। तो इस बिजनेस को, पैसेंजर कार को अगर एक अलग रफ्तार पकड़ानी है तो आपको उसमें कैपिटल अलग से रेज करनी है, उसकी बैलेंस शीट अलग से मैनेज करनी है। तो ये सेपरेशन से, डीमर्जर से आपके लिए वो सब मुमकिन हो जाएगा। सो वैल्यू अनलॉकिंग तो डेफिनेटली है, बट इसको थोड़ा समय लगेगा। 12 से 15 महीने का इंडिकेशन प्रेस रिलीज में दिया ही है कंपनी ने। तो वो जैसे ही होगा उसकी अपेक्षा में लोग इसको एक पॉजिटिव उसमें देखना शुरू कर देंगे, बट इट विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और हमारे लिए एज इन्वेस्टर तो सिंपल चीज है, कमर्शियल व्हीकल साथ में 18-20% की कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से उसको पी भी कम मिलता है। आज टाटा मोटर्स को 18 का पी आप दे रहे हो, मारुति को आप 30 का पी दे रहे हो, क्योंकि वो प्योर पैसेंजर कार बिजनेस है। सो नेचुरली एक कहीं ना कहीं एक पी री रेटिंग होगी इस बिजनेस की, और आपके पास दोनों शेयर आएंगे। फिर आपकी मर्जी है आप किस टाइप के पोर्टफोलियो में किस चीज को शामिल करना चाहें ना चाहें। तो एक ऑप्शनैलिटी आपकी बढ़ जाती है और वैल्यू अनलॉकिंग फ्रॉम अ पी री रेटिंग डेफिनेटली खुल जाएगा। तो प्रकाश सर, देखिए, टाटा मोटर्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें टाटा मोटर डीवीआर भी है, जिसको ऑलरेडी मर्ज करने की बातचीत कर रहे हैं। रेशियो भी उसका आ चुका है, 10:7 का रेशियो है। तो पहले टाटा मोटर्स डीवीआर मर्ज होगा टाटा मोटर्स में, और उसके बाद इन दोनों कारोबार को फर्दर डीमर्ज होता हुआ देखेंगे। क्या कुछ इस तरह की रूपरेखा बनेगी आगे? बिल्कुल। देखिए, बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड बेसिस पे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उस लिहाज से टाटा मोटर डीवीआर का इसमें जब वो हो जाएगा विलय, तो उससे आपके एक्सटर्नली कोई भी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बाहर नहीं है जिनको अलग नहीं, तो टाटा मोटर डीवीआर को भी आपको अलग करना पड़ता है। तो वो सहूलियत और सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में उसको पहले करना पड़ेगा। और एक याद रखिए, इन्होंने एक चीज जो इंडिकेट की है कि ये मार्च तक अपने आप को नेट डेट फ्री बना देंगे, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो सबसे बड़ी, तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछे तो ट्रिगर वो है। और मैंने कुछ समय पहले एक शो में अनुज और आप लोग से बात करते हुए ये भी मेंशन किया था कि 750 के आसपास था कि टाटा मोटर्स यहाँ से सबसे प्रॉमिसिंग चीज इसलिए लग रही है कि इसका हुलिया बदल जाएगा अगर ये नेट डेट फ्री हो गया। और ये डेट आया था जब जैगुआर का एक्विजिशन हुआ था, आपको पता है, इतना महंगे, मतलब बड़ी तादाद में किया था, अपने से बड़ी कंपनी इन्होंने एक्वायर की और उस वजह से डेट लिया था। वो डेट अब पूरा अगर निकल जाता है बैलेंस शीट से, और टाटा मोटर डीवीआर भी इसमें एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, उसके बाद ये आपको सेपरेट शेयर्स जो है मिरर इमेज करके मिल जाएंगे। सो वो सिंप्लीफिकेशन तो जरूरी है ही है, बट लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए कि ये जो बड़ी चीज है ये इसलिए हो रही है कि अब ये नेट डेट फ्री होने के बाद फर्दर कैपिटल रेज करने के लिए दोनों बिजनेसेस अपने हिसाब से सेपरेट जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे करेंगे, ना कि एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट की वजह से दूसरे को भी झेलना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर फर्दर डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट टाटा मोटर्स के निवेशकों के लिए और एक बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले समय में तमाम इन्वेस्टर्स के लिए होते हुए दिखाई पड़ेगी। ओवर टू यू दीपाली। शुक्रिया सुमित इस पूरे न्यूज अपडेट के लिए। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुए, वहीं निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 66 अंक चढ़कर 73,872 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 27 अंक चढ़कर 22,406 पर बंद हुआ।
कैपिटल मार्केट में कई दशक का अनुभव रखने वाले एन जयकुमार का कहना है कि मार्केट में रिटेल निवेशकों की बड़ी भागीदारी है और निवेशक बचत बचाकर बड़ी मात्रा में बाजार में निवेश कर रहे हैं। दशकों में जो नहीं हुआ है वो इंडिया में हो रहा है, तो ये बहुत लोग तो इसके बारे में बात कर चुके हैं आपके चैनल और दूसरे चैनल्स में, लेकिन इसमें क्या हमको देखना है कि व्हाट इज़ दैट वन फैक्टर जो इस टाइम इतना डिफरेंट है जो पहले कभी हुआ नहीं है, और मेरे हिसाब से वो रिटेल पार्टिसिपेशन है। आप देखोगे कि 3-4 साल 5 साल पहले जो रिटेल सेविंग्स थे उनके सिर्फ 2.5-3% मार्केट में आते थे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वेदर थ्रू सिप्स और म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। वो बढ़ के पहली बार 4.5-5% तक आया है, जो बड़े डेवलप्ड मार्केट्स में मिड टीन्स यानी कि 15-16-17% भी जा सकता है। जीडीपी के बेहतर आंकड़ों के बाद अब दिग्गज ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज भी इंडियन इकोनॉमी पर बुलिश हो गई है। एजेंसी ने 2024 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मूडीज ने 2023 में भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और कम होती ग्लोबल आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए यह अनुमान बढ़ाया है। स्वागत है और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सरकार आपको साइबर क्राइम से बचाने के लिए कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। चक्षु पोर्टल पर लोग साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायत सीधे कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें सही नंबर और सही समय बताना होगा। जानकारी मिलते ही दूरसंचार विभाग की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट जांच करेगी। साइबर अपराध हब से जुड़ा नंबर डीएक्टिवेट किया जाएगा और उसकी आउटगोइंग कॉल को बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नंबर की जानकारी गृह मंत्रालय से भी शेयर की जाएगी ताकि जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि आज कंज्यूमर अड्डा पर हम किस टॉपिक पर करेंगे खास चर्चा। मोटापा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बीमारी बनता जा रहा है और हाल ही में एक रिपोर्ट मोटापे को लेकर आई है जिसके फैक्ट्स काफी चौंकाने वाले हैं। काफी चिंताजनक भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर।